हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप यू आर सेफ एंड फाइन। आज हम लोगों का टॉपिक है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं इसको। एक्चुअली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बोथ आर रिलेटेड विद द लाइट, तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसके पहले कि हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, इसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि लाइट क्या होती है। व्हाट इज लाइट? लाइट यानी कि प्रकाश। एक्चुअली प्रकाश ये होता है, यानी लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी होती हैं उनके टाइप्स में लाइट भी एक टाइप होता है। तो लाइट इज अ, इसके डेफिनेशन अगर हम बताएं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enable us to see the objects, यानी लाइट जो होती है वो एनर्जी का वो फॉर्म है जो कि हमको देखने में मदद करता है। प्रकाश ऊर्जा का वह भाग है जो कि हमें देखने के लायक बनाता है, देखने में मदद करता है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। एक्चुअली लाइट जो होता है वो बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत टाइप के होते हैं, जिनमें कि आपका गामा रेज आता है, फिर कॉस्मिक आता है, कॉस्मिक रेज, फिर आपका यूवी यानी अल्ट्रावायलेट, यूवी फॉर अल्ट्रावायलेट, देन विजिबल, देन आईआर, देन माइक्रोवेव, देन रेडियो वेव। ये इनका फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है या वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। वो आपका पार्ट नहीं, वो 11th क्लास में पढ़ लेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि लाइट में ये फॉर्म्स होते हैं, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ये लाइट के ही पार्ट होते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारा कंसर्न है, जो हमको पढ़ना है वो है विजिबल। इसको आप याद रख सकते हैं कि 400 to 800 नैनोमीटर तक इसका वेवलेंथ होता है। क्या होता है बच्चों? वेवलेंथ आपने क्लास 9th में साउंड चैप्टर में पढ़ा था, वेवलेंथ क्या होती है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रॉ, है ना, दो लगातार श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, तरंग दैर्ध्य। तो ये वही चीज़ है, ये यानी कि प्रकाश, यानी ये लाइट है वो विजिबल को ही माना जाता है, इसी की वजह से हमको चीज़ें दिखती हैं। तो ये तो हुआ लाइट का पार्ट, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो आपको क्लियर होगा कि रिफ्लेक्शन मीन्स होता क्या है, ठीक है। रिफ्लेक्शन, एक्चुअली रिफ्लेक्शन, इसको साफ कर लेते हैं। यहां से देखते हैं रिफ्लेक्शन को हिंदी में परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तन, ठीक है। जब लाइट किसी सरफेस से टकराती है और फिर उसी सरफेस पे उसी मीडियम में आ जाती है, एक मीडियम से गई और किसी सरफेस से टकराई और फिर उसी मीडियम में आ जाए। किसी एक माध्यम से जब प्रकाश किरण चलती है और किसी तल से टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस आ जाती है, ठीक है। यानी कि टकराकर वापस आना, यानी बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रेज टू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। क्या बोलते हैं? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, बाउंसिंग बैक यानी टकरा के वापस आना, ऑफ लाइट रेज, है ना। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज बाय a reflecting surface is called रिफ्लेक्शन। यानी किसी भी सरफेस से जब लाइट रेज टकरा कर उसी मीडियम में वापस आ जाती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ऐसे समझिए, जैसे आपने किसी दीवार पे जब कभी आप बॉल खेलते हैं, दीवार पे मारते हैं तो फिर से बॉल आपके पास वापस आती है, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल। ऐसे ही लाइट का नेचर होता है, लाइट जब किसी सरफेस से टकराती है
तो उसी सरफेस, उसी मीडियम में, ये मीडियम है, यहाँ से सरफेस पे टकराई तो उसी मीडियम में वापस चली गई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जो रिफ्लेक्शन होता है वो दो टाइप का हो सकता है। रिफ्लेक्शन दो टाइप का हो सकता है। पहला होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर में क्या होता है कि जो रिफ्लेक्शन होता है यानी जो परावर्तन होता है वो किसी चिकने तल से होता है ना। व्हेन द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस बाय अ स्मूथ सरफेस दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड व्हेन द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस बाय अ रफ सरफेस देन इट इज कॉल्ड रफ एंड बल्जिंग सरफेस, देन इट इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्लियर हुई बात आपको? रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है, बाउंसिंग बैक किसी स्मूथ सरफेस से होगी। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या है, बाउंसिंग बैक यानी रिफ्लेक्शन जो होगा वो किसी रफ सरफेस से होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सपोज करिए कि आप लाइट रे आ रही है और टकरा के वापस जा रही है, बाउंसिंग बैक हो रही है, ये इस टाइप से। तो ये स्मूथ सरफेस है। अगर किससे हो रहा है, स्मूथ सरफेस से, तो ये कहलाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर सरफेस स्मूथ ना हो के कैसा हो, रफ हो और बल्जिंग हो और फिर रिफ्लेक्शन हो, ठीक है, तो इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है वो कहलाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं, आगे रिफ्लेक्शन इसी को मानने वाले हैं। ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये लाइट रे जो टकराती है वो कहीं भी जा सकती है। यहाँ पर ये डिसाइड होता है कि जितने एंगल से लाइट रे आ रही है उसी एंगल से लाइट रे वापस जाएगी। किसमें, रेगुलर रिफ्लेक्शन में, नियमित परावर्तन में। किसमें, नियमित परावर्तन में ये बात डिसाइड होती है कि जिस एंगल से लाइट आई है उसी एंगल से लाइट जाएगी, जबकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होता। लेकिन जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है वो हमारे लिए बहुत ही एडवांटेजफुल है ना। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज़ वेरी प्रॉफिटेबल फॉर ह्यूमन लाइफ। क्या होती है बात, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसका रीज़न ये है कि जब दिन के वक्त में, डे टाइम में जब हमारे घर के अंदर रोशनी आती है, सनलाइट आती है, वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से आती है, ना कि रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से। क्यों, क्योंकि सपोज करिए आपके घर के बाहर दूसरे घर बने हुए हैं, दूसरे मकान बने हुए हैं जिनकी दीवारें हैं, सनलाइट उनसे टकराती है फिर आपके घर में आती है। तो क्योंकि मकान की दीवार स्मूथ तो है नहीं, तो कैसा सरफेस हुआ, रफ सरफेस, तो रिफ्लेक्शन कौन सा टाइप का होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो सनलाइट रीचेस टू अवर हाउसेज ड्यू टू डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, नॉट द रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो दैट इज वाई रेगुलर रिफ्लेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन। रेगुलर रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सॉरी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, ह्यूमन के लिए। उसका रीज़न ये होता है कि जो सनलाइट रीचेस टू आवर हाउसेज ड्यू टू डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डन हो गई बात। तो रिफ्लेक्शन क्लियर है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस बाय अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन। दो टाइप का होता है, पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हेन द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस बाय अ स्मूथ सरफेस देन इट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, व्हेन द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस बाय अ रफ सरफेस इट इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ध्यान रहेगा, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस बाय स्मूथ सरफेस एंड रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डन। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं जो कि रिफ्लेक्शन को फॉलो करने होते हैं। ये बहुत पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि राइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आइए पढ़ लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन के नियम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि पहली बात जो हमने बता दी आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन में कि जो सपोज करिए ये आपका स्मूथ सरफेस है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि परावर्तक तल, परावर्तक तल। ठीक है, इस पर एक लाइट रे आती है, पड़ती है ऐसे करके और ये चली जाती है। तो जो लाइट रे आके पड़ रही है, जो लाइट रे आके टकरा रही है किस पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, परावर्तक तल पे, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण। क्या बोलते हैं उसको, आपतित किरण। डन हो गई बात। जो
द रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। और जो रे रिफ्लेक्ट होने के बाद चली गई उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। द रे ऑफ लाइट विच रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, है ना। वो प्रकाश की किरण जो परावर्तक तल से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चली जाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। परिभाषाएं आप समझ रहे हैं, ठीक है। इसको लिखते भी जाइए, अपने पेन और कॉपी उठा कर लिखते जाइए। इंसिडेंट रे, दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे इंसिडेंट रे। द रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। प्रकाश किरण जो कि परावर्तक तल पर आकर टकराती है, आपतित किरण कहलाती है। रिफ्लेक्टेड रे, द लाइट रे विच बाउंस बैक या विच रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। वह प्रकाश किरण जो परावर्तक तल से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस चली जाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। इतनी बात हो गई। और एक एक लाइन होती है जो इस परावर्तक तल पर, एक लाइन परावर्तक तल पे परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब, या इंग्लिश में नॉर्मल। तो ये बात हो गई आपकी इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो पहला रूल होता है, पहला लॉ, वो ये होता है दी एंगल ऑफ इंसिडेंस, the angle of incidence is always equal to angle of reflection। angle of reflection क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस? तो जो इंसिडेंट रे अभी आपने पढ़ी थी, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस it is denoted by I. The angle between incident ray and normal is called angle of incidence or incident angle. It is denoted by I. Similarly, the angle between normal and the reflected ray is called angle of reflection and it is denoted by R. ठीक है, वह कोण या अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बना कोण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण। डन हो गई बात। ये भी आपकी डेफिनेशंस आती हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन क्या होगी? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ क्या कहता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, कौन सी? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। और इसको जो यहाँ पर टकरा रहे हैं इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। ये दूसरा लॉ है। द इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन सेम प्लेन। तो ये थे आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। पहला क्या है? आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण हमेशा या सदैव एक ही तल पर होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, and the second law is the incident ray, the reflected ray and the normal lie on the same plane. These were the laws of reflection. ये थे परावर्तन के नियम। आइए आगे देखते हैं कि परावर्तन किससे होता है, कहाँ से होता है। ठीक है, तो परावर्तन जिनसे होता है, जिन चीज़ों से हमारे डेली लाइफ में जिसलिए हम पढ़ रहे हैं, परावर्तन होता है मिरर से। किससे होता है बच्चों? मिरर से।
मिरर। आइए जानते हैं कि मिरर कितने टाइप के होते हैं। मिरर को हिंदी में बोलते हैं दर्पण, ठीक है, दर्पण। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो आपका है समतल दर्पण, सेकंड है उत्तल दर्पण, या इसको कर लीजिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और थर्ड वन इज उत्तल दर्पण। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव, ध्यान रखिए कॉनकेव मिरर, एंड द थर्ड वन इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। 3 मिरर होते हैं। पहला है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर इस टाइप का होता है, बिल्कुल सीधा, और इस पे इस तरफ पॉलिश होती है। एक्चुअली पहले जो है इसे पॉलिश किस चीज़ की होती थी? तो पहले सिल्वर ऑक्साइड की होती थी, सिल्वर ऑक्साइड की, लेकिन आजकल एल्यूमिनियम ऑक्साइड की होती है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है इधर पॉलिश करने का क्या रीज़न है, पॉलिश करने के बाद जो लाइट रेज होती हैं वो इसके पार नहीं जा पाती, इसको ओपेक बना देती हैं। तो ये सरफेस कैसे क्या काम करने लगता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करने लगता है। अब किसका इस्तेमाल होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का। पहले किसका होता था? सिल्वर ऑक्साइड का। तो ये प्लेन सरफेस है, यानी प्लेन मिरर है। कॉनकेव मिरर कौन होता है? तो कॉनकेव मिरर ध्यान रखिए, केव, केव माने गुफा, केव माने क्या होता है? गुफा। जब रिफ्लेक्शन गुफा से हो, यानी गहरी चीज़ से, तो उसको बोलते हैं। और पॉलिश कहाँ पे होगी? इस साइड पे पॉलिश होगी और यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, तो ये कहलाता है कॉनकेव मिरर। क्या कहलाएगा? कॉनकेव मिरर। और ऐसा मिरर जिस पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ हो, बल्जिंग हो, बल्जिंग मीन्स उभरा हुआ हो, उभरे हुए तल से। जब परावर्तन उभरे हुए तल से हो तो उसको बोलते हैं, यानी कि पॉलिश में यहाँ पर होगी और रिफ्लेक्शन इस तरफ से होगा, रिफ्लेक्शन इस तरफ से होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा और रिफ्लेक्शन इधर इससे होगा। डन है। तो अगर आपसे कोई पूछता है, क्वेश्चन भी बहुत आता है, बहुत पॉपुलर भी है कि विदाउट seeing the images formed by the mirrors, how can you determine that they are plane, concave और convex? ठीक है, बिना छुए, बिना स्पर्श किए हुए, दर्पणों को बिना स्पर्श किए हुए आप कैसे बताएंगे कि कौन सा दर्पण क्या कौन सा है, कौन प्लेन मिरर है, कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है? तो सीधी सी बात है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरी हुई हो, ठीक है, यानी कि बल्जिंग हो, तो कौन सा है? कॉन्वेक्स। रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि जो परावर्तक तल है वो गहरा हो तो कॉनकेव, केव मीन्स गुफा। और अगर प्लेन हो, बिल्कुल प्लेन हो तो कौन सा है? समतल दर्पण। ठीक है, आइए पहले समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, फिर अवतल और फिर उत्तल के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा होगा आपको। तो 3 प्रकार के, यानी कि द मिरर्स आर ऑफ 3 टाइप। द फर्स्ट वन इज प्लेन मिरर, सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स एंड द थर्ड वन इज कॉनकेव मिरर। पहले बात करते हैं प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर, तो जो प्लेन मिरर होता है, सपोज करिए ये प्लेन मिरर है ऐसे, तो ये आपका कोई मान लीजिए ए कोई लेटर है, इसकी हमें इमेज बनानी, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, और चूंकि उस तरफ जाएगा नहीं तो ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ जाएगा, ठीक है, सॉरी सीधा जाएगा अगर तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये अगर इस तरह से जाएगा तो ये ऐसे आएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये नॉर्मल खींच दो अगर आप, तो ये एंगल बराबर होगा, तो जिस एंगल से आ रहा है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर गया था 90 डिग्री पे जा रहा, तो 90 डिग्री पर आएगा। अच्छा, ये इस तरफ तो मिलेंगी नहीं कहीं पर, तो पीछे मिलाने पे ऐसे मिलती है। तो ये इसका पॉइंट हो गया, यहाँ पर ए बन रहा है, इस टाइप से बन जाएगा। एक और ले लेते हैं, ऐसे लेंगे तो वापस आ जाएगा, और इस तरफ से लेंगे तो ऐसे, ठीक है, ये इस तरफ से यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, सॉरी ये, तो ये इस टाइप से इमेज बनेगा ए। तो कैसा बनता है? सबसे पहले बात आपको ये ध्यान देना है कि इसका जो इमेज होता है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, कैसा होता है? सेम साइज का, जितना बड़ा साइज होता है उतना ही बड़ा होता है। सेकेंड बात, वर्चुअल होता है। वर्चुअल मतलब बिहाइंड द मिरर बनता है, सामने नहीं बनता, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर वर्चुअल होगा। वर्चुअल मतलब जिसको आप स्क्रीन पे नहीं ले पाएंगे। इमेजेस 2 टाइप की होती है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेज, यहां समझ लीजिए
कि इमेजेस कितने टाइप की होती हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेजेस। रियल इमेज कैन टेक ऑन स्क्रीन, जिनको आप पर्दे पे यानी स्क्रीन पे ले सके, कांट नहीं ले सकते आप, कांट टेक ऑन स्क्रीन, इनको आप स्क्रीन पे नहीं शो कर सकते। वर्चुअल, रियल एंड वर्चुअल। तो ध्यान रखना है प्लेन मिरर का, आपसे आ सकता है क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमेजेस आर देयर। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ इमेजेस, रियल एंड वर्चुअल। रियल इमेजेस आर दोज इमेजेस विच कैन नॉट टेक ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेजेस आर दोज images which can't take on screen, which can take on screen, which can't take on screen। तो ये थे आपके रियल और वर्चुअल। तो कैसा इमेज बनता है, प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है, सेम साइज वर्चुअल इमेज बनाता है। और तीसरी चीज इरेक्ट बनाता है, इरेक्ट मतलब सीधा बनता है। इरेक्ट मीन्स क्या हुआ, सीधा इमेज बनेगा। आप जब देखते हैं मिरर में, तो प्लेन मिरर हमारे घरों में जो इस्तेमाल होते हैं मिरर, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, वो प्लेन मिरर है। तो कैसा दिखता है आपको, सीधा दिखता है। वर्चुअल, वर्चुअल मीन्स होता है मिरर के पीछे बनता है। मिरर के पीछे मीन्स जितनी, सपोज करिए ये मिरर है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ये, तो जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है ठीक इतनी ही दूरी पर पीछे बनेगा। ठीक है। चौथी बात, कितनी दूरी पर बनता है कि ये आप इमेजेस लिख रहे हैं, इमेज कैसा होगा, सेम साइज का होगा, वर्चुअल इमेज होगी, इरेक्ट होगा, ऑन द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस from mirror as object, as object। ऑब्जेक्ट से जितनी दूरी पर, सॉरी मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पर ही बनेगा। ठीक है। एक और बात, फिर 5वीं बात आप याद रखिए, ठीक है, कि इट नीड हाफ द लेंथ of object to watch its complete image। मतलब किसी भी व्यक्ति को, है ना, if a person want to see her whole object, whole face या whole body, it should use the mirror of length half of the object। यानी अगर कोई बंदा अपना इमेज देखना चाहता है तो उसको अपनी लंबाई से आधा मिरर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आधी लंबाई का मिरर। ठीक है। तो ये था प्लेन मिरर। सेम कैसा बनता है इमेज, ये प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज है। इमेज कैसा बनता है, सेम साइज, वर्चुअल इमेज होता है, इरेक्ट होता है। ये 3 बातें आपको याद रखना है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज का बनता है ऑब्जेक्ट। और कितनी दूरी पर बनता है, सेम डिस्टेंस एट द ऑब्जेक्ट, मतलब जितनी दूरी पर मिरर से ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पर इमेज भी बनेगी। डन। आइए हम लोग समझते हैं कॉनकेव मिरर और बाकी चीज़ों की डेफिनेशंस। मिरर और उनकी डेफिनेशंस। कॉनकेव मिरर, इसी में पढ़ लेंगे कॉन्वेक्स मिरर भी, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल और अवतल दर्पण, है ना, अवतल और उत्तल दर्पण। ठीक है। तो ये जो है स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, ये स्फेरिकल मिरर यानी गोल मिरर होते हैं। कैसे काटे जाते हैं, सपोज करिए कि एक ग्लास का स्फेयर है, ग्लास का गोला है, उसको आप बीच से काट दीजिए। ठीक है। जैसे ये एक गोला है ग्लास का, इसको जब आप बीच से कट कर देंगे तो ये वाला पार्ट मान लीजिए निकाल लीजिए, ये पार्ट निकल के आ गया आपके पास। ठीक है, ऐसा पार्ट आ गया। तो अब इसको आप दोनों मिरर बना सकते हैं, है ना। यू कैन मेक इट कॉन्वेक्स, यू कैन मेक इट कॉनकेव। अगर आप इधर पॉलिश कर देते हैं तो अब इधर से तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं, क्योंकि इधर पॉलिश हो गई, यानी इधर से तो लाइट जाएगी नहीं, लाइट किधर से आएगी, उस तरफ से आएगी। तो किस सरफेस से हो रहा है आपका रिफ्लेक्शन, बल्जिंग सरफेस से, उभरे हुए सरफेस से। तो कौन सा हुआ, वैक्स यानी कि कॉन्वेक्स। और अगर आपने इसी में पॉलिश इस तरफ कर दी, बल्जिंग साइड पे पॉलिश कर दी, तो रिफ्लेक्शन अब अंदर से होगा। तो ये कौन सा मिरर कहलाएगा, कॉनकेव। कॉनकेव। तो दे आर द एग्जांपल्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर बोथ आर एग्जांपल ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, गोली दर्पण के 2 उदाहरण होते हैं
अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोली दर्पण क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कांच के गोले से काटे जाते हैं और उसके बाद बनाए जाते हैं पॉलिश करके। तो ठीक है, तो अभी मैंने बताया आपको कि अगर दोनों ही स्फेरिकल मिरर, दे आर कट फ्रॉम अ ग्लास स्फेयर, तो अगर स्फेयर है तो इसका एक सेंटर होगा। जो स्फेयर, जिस स्फेयर से ग्लास कट किए जा रहे हैं, मिरर कट किए जा रहे हैं, तो उनका एक सेंटर होगा। तो यही सेंटर जो होता है वो जो आपने इस मिरर बनाए हैं उनका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशंस आती हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपने इसको ऐसे कट कर दिया और इधर पॉलिश कर दिया, तो कौन सा मिरर बन जाएगा? इधर पॉलिश कर दिया अगर आपने, तो ये कौन सा मिरर बन जाएगा? ठीक है, इधर पॉलिश कर दिया आपने, तो ये बन गया आपका कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर बच्चों? कॉनकेव मिरर। हिंदी में क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। ठीक है, और अगर इधर पॉलिश कर देते तो उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर बन जाता। कुछ डेफिनेशन होती है। सबसे पहली डेफिनेशन आपकी है, इसकी अगर हम देखें, ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी मिरर whether it be convex or concave, center of curvature of any mirror whether it be convex or concave is the center of the glass sphere from which it was cut. center of curvature क्या होता है? center of curvature of any spherical mirror, of any spherical mirror is the center of glass sphere from which it was cut. यानी center of curvature of any sphere, center of curvature of any spherical mirror is the center of glass sphere from which it was cut, है ना। जिससे ये काटा गया है, उसी जिस ग्लास से काटा गया उस ग्लास का सेंटर इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, चाहे वो इस कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है आपका C। इट इज डिनोटेड बाई C, इसको C से डिनोट करते हैं, कैपिटल C से। दूसरी डेफिनेशन लेते हैं इसकी अपर्चर की, है ना। तो देखिए ग्लास स्फीयर काटा गया है, स्फेरिकल ग्लास को काटा गया है, तो आप पूरा तो नहीं ले, उसका छोटा पार्ट ले ले। सपोज करिए आप अगर यहाँ से इतना पार्ट ले रहे हैं जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, मान लीजिए कोई लाइट रे इधर आपने पॉलिश कर दी है, कोई लाइट रे अगर ऐसे जाएगी तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो सीधे निकल जाएगी। और सपोज करिए अगर आपने यहाँ पर पॉलिश ना की होती, सिर्फ यहाँ से पॉलिश की होती, तो कोई लाइट रे अगर जाती तो वो भी सीधी निकल जाती, क्योंकि उधर पॉलिश नहीं है। तो जहाँ तक पॉलिश आप कर देंगे रिफ्लेक्शन भी वहीं से होगा, वहीं तक ही होगा। ठीक है, यानी कि किसी भी स्फेरिकल मिरर का वो पार्ट जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है उसको बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। इसकी भी डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए। अपर्चर, पहली सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरी अपर्चर। ठीक है, तो ग्लास स्फीयर, मान लीजिए आपने इतना बड़ा स्फेरिकल ग्लास लिया, स्फेरिकल मिरर लिया आपने, और आपने पॉलिश इसमें केवल यहाँ तक की है, यहाँ से की है और यहाँ पर नहीं की, तो सिर्फ इतना पार्ट जो है क्या कहलाएगा? अपर्चर। ये पार्ट अपर्चर नहीं कहलाएगा क्योंकि रिफ्लेक्शन यहाँ से नहीं होगा। तो अपर्चर किसको बोलते हैं? द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर from which the reflection actually takes place is called aperture of the mirror. Aperture of the mirror। समझ में आ रही बात? अपर्चर क्या होता है कि किसी भी मिरर का वो पार्ट जहां से रिफ्लेक्शन एक्चुअली में हो रहा है, ठीक है, या जहां तक पॉलिश है, द पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है, फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन एक्चुअली टेक प्लेस, जहां से हो रहा है उसी को बोलेंगे हम लोग क्या? अपर्चर। डन। अब आते हैं तीसरी डेफिनेशन में इसकी, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। ठीक है,
या जो मैं बोलता जा रहा हूं आप उसको नोट कर लीजिए। देखिए तीसरी डेफिनेशन आती है इसकी, ये P फॉर पोल, ठीक है, POLE, पोल। पोल क्या है? तो तीसरी बात अभी हमने बताया आपको, अपार्चर, ये था अपार्चर आपका, मान लीजिए ये था MM' अपार्चर था। तो अपार्चर का जो मिड पॉइंट होता है वो कहलाता है पोल। अपार्चर का जो मिड पॉइंट होता है वो कहलाता है पोल, ठीक है। तो क्या बोलेंगे पोल को? द मिड पॉइंट of aperture of the mirror is called aperture, ठीक है। तो ये सॉरी is called पोल, ठीक है। तो किसी दर्पण का पोल यानी ध्रुव क्या कहलाता है? उसके अपार्चर का मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ अपार्चर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। पोल के बाद आते हैं इसके, ये जो लाइन जा रही है इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी लाइन है? जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिलाती है ना, या ऐसी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होके जाती है, ठीक है। अ लाइन which passing through a line which is passing through center of curvature and pole of the mirror center of curvature and pole of the mirror is called principal axis, उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। डन। आइए इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के बाद एक पॉइंट आता है F। ये बहुत अच्छी तरह समझना होगा F। अभी तक जो भी डेफिनेशंस मैंने बताई वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए सेम रहेंगी, ठीक है। अब एक नई डेफिनेशन आती है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस या फोकस। ठीक है। तो देखिए फोकस की डेफिनेशन कॉनकेव के लिए अलग होती है और कॉन्वेक्स के लिए अलग होती है। इसको देख लेते हैं ध्यान से। सपोज करिए एक लाइट रे, ये आपको दिख रहा है, एक लाइट रे आपकी जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट से निकलेगी, ठीक है। एक लाइट रे हमने और ले ली, ये भी रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट से निकलेगी, उसी पॉइंट से निकलेगी जिससे पहली वाली लाइट रे निकली थी। आप जितनी भी लाइट रे लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जितनी भी लाइट रे लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो सभी मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पॉइंट से जाएंगी, है ना, इसी पॉइंट से जाएंगी। कितनी भी आप ले लीजिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जितनी भी लाइट रे लेंगे आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो सभी कहाँ से जाएंगी? इसी पॉइंट से जाएंगी, ठीक है। तो जितनी भी आपने कितनी ली, देखो ये पहली वाली लाइट रे ली अपनी, ये भी वहीं से गई इसी पॉइंट से। ये वाली ली, ये भी रिफ्लेक्शन के बाद इसी पॉइंट से गई। एक ये ली आपने, ये भी रिफ्लेक्शन के बाद इसी पॉइंट से गई। एक ये रे ली आपने, ये भी इसी से गई, है ना। यानी जितनी भी प्रकाश किरणें लेती हैं आप दर्पण से टकराने के बाद किसी बिंदु से जाती हैं। कौन सी प्रकाश किरणें लेते हैं? ध्यान रखिएगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर हो। मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश किरणें लेंगे या वो जिस बिंदु से जाती हैं उसी को बोलते हैं फोकस, ठीक है। लेकिन अगर आप ये मिरर बदल दें, है ना, मिरर क्या करें? बदल दें, यहाँ पर पॉलिश कर दें, तो इसका पोल ये होगा, लेकिन इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होगा। और जब भी आप लाइट रे लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये ली राइट लाइट अगर, तो ये ऐसे चली जाएगी, क्योंकि इस तरफ तो जाएगी नहीं, इस तरफ पॉलिश है तो उस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन ये जाती हुई लगेगी किसी पॉइंट से, इस तरफ अगर बढ़ाया जाएगा। इसी तरह अगर आप एक पॉइंट ये ले रहे हैं, ठीक है, एक लाइट है, तो ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन ये जाती हुई लगेगी किसी एक पॉइंट से। यानी कि लगेगी, यहाँ पर क्या है? जाती हुई लगेगी, यहाँ पर क्या है? जाती है, ठीक है। फर्क समझ में आ रहा है आपको? तो द पॉइंट, है ना, अगर हम फोकस की डेफिनेशन बताएं तो द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट ऑन
प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच माने जिससे, थ्रू विच लाइट रेज, थ्रू विच लाइट रेज, कैसी लाइट रेज, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस, पासेस और यहां पे ब्रैकेट बना दीजिए, और सीम्स टू पास, सीम्स टू पास, ये किसके लिए लिख रहे हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ। अगर आपकी डेफिनेशन आती है प्रिंसिपल फोकस, राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो आप ये वाला ब्रैकेट हटा देंगे, यानी क्या लिखेंगे डेफिनेशन, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। और अगर आपकी डेफिनेशन आती है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन आती है, तो यहाँ पर ये चीज़ हटा देंगे, ये लिखेंगे सीम्स टू पास, क्योंकि इसमें लगता है ना पास हो रही, इसमें पास होती हैं, ठीक है। यानी प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच द लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ concave mirror. While in case of convex mirror, you will write the definition of principal focus as the point on principal axis from which the light rays parallel to principal axis seems to pass after reflection is called principal focus of convex mirror. दोनों में फर्क बस इतना है, अगर आपकी डेफिनेशन आती है कॉन्केव मिरर की, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस, और अगर आपकी आती है डेफिनेशन कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल फोकस की, तो सीम्स टू पास लिखेंगे। डन हो गई बात। तो ये थी डेफिनेशन प्रिंसिपल फोकस की। आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ठीक है ना, जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, मुख्य अक्ष पर कोई वह बिंदु जिस पर, ठीक है, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, उस बिंदु को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। एक और डेफिनेशन आती है। अब ये आपको पॉइंट पता चल गया, ये कौन सा पॉइंट है, एक बार फिर से बना लेते हैं इसको। तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये क्या था, एम डैश या अपर्चर था, इसका जो बीच वाला पॉइंट था ये क्या था, आपका पोल था, ठीक है, ये पोल है। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले एफ, जहाँ से सारी लाइट रेज जाती हैं। तो फोकल लेंथ है, क्या आप देखेंगे हम लोग, या रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले समझ लीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको डिनोट करते हैं आर से, इसे डिनोट करते हैं आर से। वक्रता त्रिज्या बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या होती है, P यानी पोल और C यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन center of curvature and pole of the mirror is called, क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों, ठीक है, पोल यानी कि ध्रुव और वक्रता बिंदु, ठीक है, वक्रता बिंदु के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। किसी भी दर्पण के ध्रुव और वक्रता बिंदु के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाई आर, कैपिटल आर। डन हो गई बात। अब आते हैं, एक दूसरी चीज पढ़ते हैं, फोकल लेंथ, जो किसी भी मिरर का पी हो, किसी भी मिरर का बोल रहा हूं मैं, कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, किसी भी मिरर, सारी डेफिनेशन सेम है जो शुरुआत से बताई मैंने। आपकी
अपार्चर से लेके अब तक सिर्फ प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन में फ़र्क आएगा सीम्स टू और एक्चुअली पास का, बाकी सारी डेफिनेशन यही है। किसी भी मिरर में पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, है ना। द डिस्टेंस बिटवीन इसके बीच में पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर is called focal length. It is denoted by किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल F. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल F. अच्छा, क्या रिलेशन होता है कैपिटल F और R के बीच में, तो F इज इक्वल टू R बाई 2, यानी फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये थी आपका मिरर्स। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में यानी इस टॉपिक में अभी तक क्या पढ़ा, लाइट क्या होती, व्हाट इज द लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी, वेरियस फॉर्म ऑफ लाइट पढ़े, प्रकाश के विभिन्न प्रकार पढ़े हमने, उनमें से विजिबल जिसकी की तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ 400 to 800 नैनोमीटर होती है वो पढ़ा। देन उसके बाद हमने मिरर्स पढ़े, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो पढ़े। रिफ्लेक्टिंग सरफेस में हम लोगों ने प्लेन मिरर पढ़ा है और कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर और उनकी डेफिनेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।